तो आज हम लोग जो है चर्चा करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा था, निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, किन पर आ सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति के विषय समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है कि हम लोग अगर किसी स्पेस को इस प्रकार से दिया जाता है, ये x अक्ष माना जाता है और ये हमारा y अक्ष माना जाता है। ये भी x अक्ष है पूरा, ये भी पूरा क्या है y अक्ष। जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। O का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। वही जो है ओरिजिन का O हम लोग लिखते हैं। तो समझिए यहाँ पर मूल बिंदु क्या होता है, x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु कहिए या कहिए कटान बिंदु को मूल बिंदु। अब यहाँ पर जैसे मान लिया कोई ये स्थान है, अब इस स्थान की लोकेशन क्या होगी, इसको निर्देशित करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही निर्देशांक ज्यामिति है। तो होता क्या है इसमें कि ये माना जाता है कि ये बिंदु, ये जो क्रॉस पॉइंट है मतलब मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के इस साइड का जो भी है वो प्लस x अक्ष होगा और जो इसके अपोजिट साइड का है वो माइनस x अक्ष होगा। मतलब ये माइनस एक्सिस है और यही चीज यहाँ पर इस साइड वाला प्लस y है और मूल बिंदु से इस साइड वाला ये y है। तो जैसे इस बिंदु तक हमको चलना है तो कैसे चलेंगे, पहले चलेंगे x अक्ष पर, कितने इकाई हम लोग, ठीक। उसके बाद में अब y अक्ष के समांतर चलेंगे, मान लीजिए चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि x अक्ष पर हम लोग 3 खाने चले या कहिए 3 इकाई चले और y अक्ष के अकॉर्डिंग हम लोग कितने चले, वो भी 3 चले। तो अगर पूछा जाए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3,3। क्यों 3,3 होगा, क्योंकि यहाँ से जो हम दिशा ले रहे हैं वो x अक्ष की प्लस दिशा ले रहे हैं और यहाँ से जो हम लोग दिशा ले रहे हैं वो क्या है, वो भी y अक्ष की प्लस दिशा है। इसीलिए जो पहला ये बिंदु है वो ये प्रदर्शित करता है कि मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में 3 इकाई प्लस में चला गया है और जो दूसरा है बिंदु वो क्या प्रदर्शित करता है कि y अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई चला गया। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग अगर माइनस की दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अगर ये भी माइनस में चल रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर बिंदुओं की चर्चा करते हैं। बिंदु कैसे प्रदर्शित किए जाएंगे वो आप समझ लीजिएगा। अगर यही बिंदु कोई कहे कि आप -2,3 प्रदर्शित करिए, तो हमने बताया पहला जो बिंदु होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, और जो दूसरा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये x अक्ष पर चली गई दूरी है और ये y अक्ष पर चली गई दूरी। अब यहाँ पर चलना कहां से है, मूल बिंदु से। स्टार्ट कहां से करेंगे, मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, ये मूल बिंदु है। जैसे दिया है x अक्ष पर कितना चलना है, -2 इकाई चलना है, तो इधर हम लोग -2 चलेंगे मूल बिंदु से x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई चलेंगे। इसके बाद में क्या है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई चलेंगे, 1, 2 और 3। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, -2,3। तो इस तरीके से जो है हम लोग बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर कैसे बनाया जाता है थोड़ा समझ लीजिएगा। ऐसे 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे ये लाइनें खींची जाती हैं इस तरीके से। इस टाइप में ऐसे फिर
और जो बीच में होती है वो लाइन हम लोग थोड़ा डार्क कर देते हैं, ताकि जो है क्लियर रहे कि कौन सा हमारा x अक्ष है और कौन सा इस टाइप में। यहाँ पर हमने छोटा सा बनाया है, हो सकता है बड़ा सा बन जाए। जब बिंदुओं का मान जो है मतलब x अक्ष पर इकाई ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब थोड़ा ये ग्राफ बड़ा हो जाएगा। ये बिंदु, तो केवल हम लोगों ने यहाँ चर्चा की बिंदु क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिंदु क्या है कि जैसे x, y है। x, y बिंदु का मतलब क्या हो गया कि पहला बिंदु x अक्ष को प्रदर्शित करता है, मतलब x अक्ष पर कितना चला गया है मूल बिंदु से, और दूसरा भी जो है वो y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, वो भी क्या है कि y अक्ष के अनुदिश। तो ये बिंदु होता है। x अक्ष का जो दूसरा नाम होता है ये भी समझ लीजिएगा, x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और y अक्ष को जो है हम लोग क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट। दोनों मत याद करिएगा, केवल एक याद करिएगा। भुज का मतलब भुजाएं, भुजाएं ऐसे ही तो फैलती है, जब भुजाएं ऐसे फैलेंगी तो इसका मतलब ये x अक्ष हो गया। x अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। दूसरा वाला जो है, क्योंकि कभी कभी क्या प्रश्न में दिया जाता है कि किसी बिंदु का भुज 2 है और कोट जो है 3 है, तो बिंदु बताइए। तो तुरंत आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष उसने नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या का भुज 2 हो गया, कोट क्या हो गई 3, तो 2, 3 ये हमारा बिंदु। तो यहाँ पर केवल आप लोग इतना ही अगर समझ जाते हैं बिंदु, तो इतना पर्याप्त है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बिंदु हो गया। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो हमने पहले ही बताया बिंदु क्या लिखा जाएगा? x, y। ये एक जनरल था। अगर कोई कहे पहला बिंदु बताओ, तो पहला बिंदु लिखने के लिए हम लोगों के लिए तरीका क्या रहेगा? x1, y। दूसरा कोई बिंदु कहे तो दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? x2, y2। तीसरा कहे तो x3, y3। चौथा कहे तो x4, y4। मतलब इसी तरीके से हम लोग बिंदु लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्या पढ़ना है? नंबर 1 पर पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये पढ़ना। नंबर 2 पर विभाजन सूत्र पढ़ना। और नंबर 3 पर क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को जो भी पढ़ना है वो केवल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़नी है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में अगर कहीं पर 2 बिंदु दिए जाए तो उनके बीच की दूरी क्या होगी वो पढ़ना है। फिर है विभाजन। विभाजन का मतलब क्या है कि अगर कोई 2 बिंदु दिए जाएं और उनमें से उनके मध्य में अगर कोई एक बिंदु रख दिया जाए तो वो क्या है कि दोनों जो है वो विभाजित हो जाएंगे। जैसे मान लिया ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है। ये मान लिया कोई A है और ये कोई B बिंदु है। ये मान लिया बिंदु x1, y1 है और ये दूसरा x2, y2 है। अब इसके मध्य में मान लिया यहाँ पर बिंदु हम लोग एक C ले लेते हैं। कोई है ये बिंदु x, y ऐसे ही रूप में दिया जा सकता है। अब हम लोग कहेंगे गुरुजी x3, y3 क्यों नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वो दरअसल एक सीरियल में 3 बिंदु नहीं कह रहा है, 2 बिंदुओं की बात कह रहा है। और तीसरा ऐसा बिंदु जो है कि जो A और B को विभाजित कर रहा है, इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लिया M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये विभाजन वाला हमको सूत्र पढ़ना है। तीसरा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि कोई अगर त्रिभुज दिया जाए और त्रिभुज दिया जाए तो हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है? 3 शीर्ष होते हैं। जब 3 शीर्ष होंगे तो उन तीनों शीर्षों के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। जैसे मान लिया इसका x1, y1 है, इसका मान लिया x2, y2 है और इसका मान लिया x3, y3 है। अब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यही जो है हम लोग चर्चा करेंगे और 1 by 1 जो है हम लोग पढ़ेंगे ना। तो नंबर 1
तो ये तीन चीजें मुख्य रूप से हमको पढ़नी है। अगर इसी में देखा जाए तो तीन में ही एक और जोड़ देते हैं हम लोग, क्या होगा? त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक मतलब इसी का, यही त्रिभुज दिया गया है, तीनों सिर दिए गए हैं, तो इसका केंद्रक क्या होगा उसका सूत्र पढ़ना है। यहीं पर जो है ये जो विभाजन सूत्र है इसी से रिलेटेड है मध्यबिंदु। क्या है? मध्यबिंदु। मध्यबिंदु का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया ये जो बिंदु दिया गया है बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब मध्य बिंदु पर, तब इसके निर्देशांक क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर जब मध्य बिंदु है तो जाहिर है कि ये जो है अनुपात जो होगा m1 m2 का वो क्या हो जाएगा? बराबर होगा, 1:1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका मान क्या होगा? तो एक एक चीज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बस इतना ही हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब दो बिंदुओं की बात आ रही है, तो मान लिया कोई पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा कोई बिंदु मान लिया x2 y2, ये दो बिंदु हैं। अब कोई कहे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब यहाँ पर होगा क्या? जैसे मान लिया ये ग्राफ दिया है, मान लिया कोई बिंदु एक यहाँ पर है, कोई एक बिंदु यहाँ पर है, कोई कहे इनके बीच की ये दूरी बताइए, तो उसका सूत्र क्या होता है? d बराबर, d कहां से लिया गया है? डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी से लिया गया है कि d बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? यूनिट होगा, मात्रक होगा। अब मात्रक का मतलब क्या है कि दूरी है तो कुछ ना कुछ उसका जो है मात्रक होगा। क्या मात्रक होगा? इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रक दिया नहीं है। लेकिन दूरी है तो सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर यूनिट जरूर होगा। इसीलिए हम लोग क्या लिख लिए हैं कि मात्रक मतलब यहाँ रखने की जरूरत है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी को हम लोग अगर लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको अगर लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें और इसमें अंतर नहीं, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसका है होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर ऋणात्मक आएगी वैल्यू तब भी उसका वर्ग करेंगे, धनात्मक हो जाएगा, और अगर धनात्मक आएगी तब भी उसका वर्ग करेंगे, धनात्मक हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन पुस्तकों में क्या है कि फार्मूला इस रूप में लिखा गया है, तो इसीलिए आप लोग इसी रूप में लिखने का प्रयास करें। बात समझ रहे हैं कि लिखने के लिए भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस रूप में फार्मूला लिखा नहीं गया है किताबों में, तो आप लोग इस रूप में मत लिखिएगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? ऑप्शन दिया जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निम्न विकल्पों में से कौन होगा। तो हो सकता है वहां पर इस टाइप का भी दिया जाए, तो इस टाइप का दिया जाए तब भी आप समझिए कि बात एक ही है, इसीलिए ये फार्मूला हमने लिख दिया, ये और ये एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या, कहीं पर भी कोई बिंदु दे दिया जाए, जैसे मान लिया 2,3 एक बिंदु दे दिया गया, दूसरा मान लिया 3,4 दे दिया, ये बिंदु है। अब इनके बीच की दूरी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इनका नामकरण कर देंगे, x1 y1 x2 y2। अब d निकालिए, d क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 ये है 3 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 1 बराबर कितना? अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मात्रक। मात्रक हर जगह पर आप लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछना मतलब यूनिट जो है, मतलब ये लिखना है, लिखना ये नहीं है कि सेंटीमीटर लिखेंगे मीटर से, केवल आप मात्रक लिख लीजिएगा, बस यूनिट मतलब लिख लीजिएगा, या कहिए इकाई लिख लीजिएगा बस। चाहे मात्रक लिखिए चाहे इकाई लिखिए, बात एक ही, ठीक है। तो इकाई का मतलब यूनिट होता है, वही उसका मतलब।
तो इस तरीके से हम लोग जो है डी का मान निकाल लेंगे। अब बात आती है कि इस डी का जो मान हम लोगों ने ज्ञात किया है तो इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका यूज कहां पर हो, कि केवल प्रश्न इतने पर ही आएंगे, इतने पर नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या है, इसका यूज इस तरीके से होगा कि जैसे मान लिया कोई भी आकृति दी जाती है, आकृति का मतलब जैसे मान लिया ये त्रिभुज ही दिया गया और त्रिभुज के ये शीर्ष दे दिए गए जिनका मान है दिया है 2, 3, 3, 4, 4, 5। ये कोई कहे बताइए ये कैसा त्रिभुज होगा, ये कैसा त्रिभुज होगा, तो हम लोग त्रिभुज को तभी बता पाएंगे जब हमको इनकी भुजाएं ज्ञात है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी भुजा निकाल लेते हैं। सबसे पहले का मतलब ऐसा नहीं कि ए बी ही निकालना जरूरी है, नहीं, आप पहले बी सी निकालिए, चाहिए तो आप ए सी निकालिए, कोई भी भुजा निकालिए। जैसे मान लिया आपने ए बी निकाल लिया, इसका कुछ मान आ गया, ऐसे ही बी सी का मान निकाल लीजिए, कुछ आ गया मान लिया, और फिर ए सी का मान निकाल लिया। मतलब इनके बीच की दूरी, मतलब इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पर कुछ त्रिभुजों की परिभाषाएं याद होनी चाहिए, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। मान लिया ये तीनों भुजाएं निकाली गई, इनमें से दो भुजाएं कोई बराबर आ जाए तो हम लोग तुरंत कहेंगे कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में दूसरा प्रकार समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या होता है कि सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समबाहु मतलब समान भुजाएं। समान भुजाएं का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर इन तीनों भुजाओं का मान बराबर आता है तो हम लोग कहेंगे यह त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरे प्रकार में क्या है, जैसे मान लिया कह दिया समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो तीनों भुजाएं आएंगी इनमें से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करिए और उसके बाद में जो दो बच जाए उनका वर्ग करिए। जैसे मान लिया सपोज करिए इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, 5 हो गई, इसका स्क्वायर करिए। जो बच गई उनका स्क्वायर करिए, तो यहाँ क्या होगा 25, 9 + 16 25, तो 25 और 25 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो उसके माध्यम से हम लोग त्रिभुज के विषय निकाल सकते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा। हो सकता है कोई चतुर्भुज दिया जाए तो चतुर्भुज के विषय में 4 इसके मान दे दिए जाए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये इसके चारों निर्देशांक दे दिए गए। अब पूछा जाए चतुर्भुज कैसा है, तो यहाँ पर भी हमको परिभाषाएं याद करनी होंगी। जैसे यहाँ त्रिभुज पर याद किए हैं कौन कौन से, समद्विबाहु, समबाहु, समकोण त्रिभुज। अब अगर मान लिया तीनों भुजाएं इसकी असमान आती हैं और वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं कर रही है तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब जैसे कि तीनों भुजाएं असमान हो। असमान यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये काम कर रही है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर काम कर रहा। अगर ये काम ना करती, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर अप्लाई ना होती तो यही जो है त्रिभुज क्या हो जाता, विषमबाहु त्रिभुज हो जाता। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के त्रिभुज आपको याद रखना है। समद्विबाहु याद रखना है और समबाहु याद रखना है, समकोण त्रिभुज याद रखना है और विषमबाहु त्रिभुज याद करना है। यही जो है 4 प्रकार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम। अब बात आती है चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज में यही दिया गया है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इसकी चारों भुजाओं का मान निकालते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। अब यहाँ पर जैसे मान लिया उसने कहा कि समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो अब समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है,
ये हम लोग भुजाएं इसकी निकालेंगे कौन कौन सी, AB भी निकालना है, BC भी निकालना है, CA CD भी निकालना है और DA भी निकालना है। चारों भुजाएं निकाल लीजिएगा। देखिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है कि नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी कंडीशन होती है। तो कहीं कहीं पर इसका भी यूज आता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए यहाँ पर जो आपको यूज करना है वो क्या यूज करना है कि आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर यही समांतर चतुर्भुज के बाद में अगर कहे आयत, जैसे हमने ये पहला क्या हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक। फिर मान लिया कहते हैं कि सिद्ध कीजिए आयत है, तो आयत के लिए क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर भी हो और उसके अलावा उसके विकर्ण बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, विकर्ण। इसका मतलब आयत के लिए हम लोगों को इनके विकर्ण भी निकालने होंगे। कौन से विकर्ण, एक ये BD निकालना होगा और क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा। मतलब BD और AC अगर बराबर आए और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर आए, मतलब AD बराबर क्या आना चाहिए, BC आना चाहिए और AB बराबर क्या आना चाहिए, BC बराबर आना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं भी बराबर आए और विकर्ण भी बराबर आए तो हम लोग क्या कहेंगे, आयत। आयत के लिए इतना करना होगा। ऐसे ही वर्ग, तो वर्ग के लिए क्या होगा, चारों भुजाएं कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। उसके अतिरिक्त में क्या होना चाहिए, उनके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, विकर्ण भी। अगर वही समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के लिए क्या है, समचतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, विकर्ण उसमें बराबर नहीं होते। तो याद कर लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का है तो उसकी केवल चारों भुजाएं निकालनी है और अगर आमने सामने भुजाएं बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। आयत की अगर बात करता है तो आयत के लिए आमने सामने चारों भुजाएं निकालनी होगी और विकर्ण भी निकालना होगा। विकर्ण बराबर होंगे और आमने सामने भुजाएं भी बराबर होंगी तब वो आयत होगा। वर्ग के लिए चारों भुजाएं, मतलब चतुर्भुज अगर है तो चारों भुजाएं तो निकालनी ही निकालनी है। चारों भुजाएं कैसे निकालेंगे, फिर आ जाइए, ये चारों भुजाएं कैसे निकलेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तभी तो इसकी लंबाई आएगी, वही चारों भुजाएं होंगी। ऐसे ही 1/1 करके चारों भुजाएं हम लोग निकाल देंगे तो चारों भुजाएं निकल आएंगी। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाओं के लिए क्या है, बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर वर्ग होगा तो उसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो ये कंडीशन जो है हम लोगों को याद रखनी है कि चतुर्भुज तो और त्रिभुज, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुप्रयोग समझ रहे हैं। इसका प्रयोग क्या होगा, त्रिभुज बताने में कि ये त्रिभुज कैसा है और चतुर्भुज बताने में कैसा चतुर्भुज है, क्योंकि आयत एक चतुर्भुज की केवल कंडीशन अलग है। जैसे आदमी सभी हैं, उसी में से कोई पुलिस वाला है तो कोई डॉक्टर है तो कोई मास्टर है तो कोई कुछ क्या है, वो प्रकार है। अब कौन मास्टर होगा कौन डॉक्टर होगा उसके लिए कंडीशन लगी। वैसे सभी चतुर्भुज होंगे लेकिन कौन आयत होगा, कौन समांतर होगा, कौन वर्ग होगा, कौन समचतुर्भुज होगा, उसके लिए जो है अलग अलग कंडीशन है। अगर उन कंडीशनों को फुलफिल करती है, कोई चतुर्भुज करता है तो फिर वो उसी हिसाब से चतुर्भुज तय हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर चर्चा की। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग विभाजन। इस पे आते हैं विभाजन। विभाजन के विषय में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी कि मान लिया कोई दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु मान लिया ये A है और दूसरा बिंदु B है। ये बिंदु क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2। इसके मध्य में मान लिया कोई ये बिंदु दिया गया है C। अब ये जो बिंदु है यहाँ पर से जो है इसको विभाजित कर दिया जाता है। अब जब ये विभाजित कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इतना पोर्शन कुछ ना कुछ अनुपात में होगा। ये मान लिया M1 अनुपात में और ये M2 अनुपात में। और ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कैपिटल X गामा कैपिटल Y। फिर समझिए ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनके मध्य में कोई ये बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, M1 और M2 अनुपात में। और इस जो बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, कैपिटल X गामा कैपिटल Y।
तो यहाँ पर इन सबका जो मिक्स में जो संबंध है वो हम लोगों को याद रखना है। क्या होगा? कैपिटल X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। ये x निर्देशांक का मान क्या होगा? ये होगा। y निर्देशांक का अगर कोई मान पूछता है तो क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस। अब आप समझिए, यहां पर प्रश्न में आपको इसका मान देगा, इसका मान देगा और इनका मान देगा और इनका मान देगा। पूछेगा क्या? इसका मान, मतलब x y। ये भी हो सकता है कि इसका मान दे, इसका मान दे, इसका मान दे और पूछे किसको? अनुपात। मतलब कहने क्या है कि आप फिगर बना लीजिए और फिगर जैसे ये फिगर बना है उसी हिसाब से बिंदुओं को आप लिख लीजिए। जो जो चीजें ज्ञात हो, M1 कुछ हो तो तुरंत M1 बराबर आप लिख लीजिए कितना दिया गया है। M2 जो भी हो वो लिख लीजिए, जो भी ये बिंदु दिया है उसको लिख लीजिए, ये बिंदु। उसके बाद में इन फार्मूलों में आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तुरंत आपको जो चाहिए वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक? जो भी आपको दूसरी चीज क्या है, एक थोड़ा मतलब यहां पर शार्ट तरीका है। क्या तरीका? अगर अनुपात पूछता है तो अनुपात के लिए या तो x का मान मालूम होना चाहिए या फिर y का मान मालूम। एक किसी का अगर मान मालूम है, मतलब इनका और इनका तो मालूम ही होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर एक मान मालूम है तो हम लोग उसका अनुपात निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर x बराबर कुछ दिया गया है तो तुरंत यहाँ वैल्यू रखिए, x2 का मान रखिए, x1 का मान रखिए, हल करिए और m1 और m2 का मान आप बड़ी आसानी से जोड़ रहा है। मतलब दोनों की जरूरत है किसके लिए? अनुपात के लिए। बाकी अगर इनमें से कोई भी चीज अत्यंत है तो आप इन दोनों को प्रयोग करेंगे तब जाके। तो ये है विभाजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः विभाजन। क्या कहते हैं? अंतः विभाजन। कभी कभी पूछ दिया जाता, कह दिया जाता है प्रश्न में कि ए और बी कोई बिंदु है और उनके मध्य में सी अंतः विभाजित कर रहा है तो उनका अनुपात ये इस टाइप में। तो ये अंतः विभाजन। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? अंतः विभाजन। यही हालांकि सिलेबस में अंतः ही विभाजन है, लेकिन अगर मान लिया अंतः की जगह पर बाह्य विभाजन की बात कहे, क्या कहे? बाह्य विभाजन। इसकी चर्चा करें। बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि ये एक बिंदु दिया है, एक ये मतलब ए और बी ये दिया है ये। अब y मतलब कोई बाहर एक बिंदु है, इसी रेखा पर कोई बाहर बिंदु है। अब कह रहा इस बिंदु से बताइए किस अनुपात में, मतलब C अब कहां है? A और B के मध्य में ना होकर के बाहर, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? बाह्य विभाजन। तो वहां पर फार्मूले में क्या होता है? केवल प्लस की जगह पर क्या लगा देते हैं? माइनस। प्लस की जगह पर माइनस, बस ये बाह्य विभाजन। तो याद रखिए, आपको अंतः विभाजन याद रखना है। इसको याद रखना है अंतः विभाजन का। बाह्य विभाजन के लिए आप याद मत करिएगा, केवल जैसे ही बात आ जाए तुरंत आप में माइनस लगा दीजिएगा बस। अब चित्र याद रखिएगा, ये चित्र इस टाइप में होगा। ये x1 क्योंकि चित्र बना लेंगे तो आपको बड़ी ही सहूलियत रहेगी। क्या x1 है, क्या x2 है। m1 क्या होगा? यहां से लगा करके यहां तक ये m1 होगा। m2 क्या होगा? यहां से लगा करके। ठीक, तो ये अंतः विभाजन। अब यहां पर बात आती है, समझ लीजिएगा फार्मूले को, कि अगर ये बिंदु जो दिया गया है ये बिंदु मान लिया बीचों बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीचों बीच में। बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु के लिए इसके लिए स्पेशल कंडीशन है, समझ लीजिए। इसने पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर दी। तो अब यहां पर क्या होगा? जब मध्य बिंदु दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? M1 और जो M2 है वो हमने बताया था क्या क्या होंगे? एक एक अनुपात में होंगे, या कहिए दोनों बराबर होंगे, या कहिए एक। तो इसके लिए कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा? M1 का मान कितना होगा? 1। तो क्या होगा? x2 प्लस
m2 का मान ही 1 होगा, क्या हो गया x1 अपान m1 प्लस m2 मतलब 1 धन 1 कितना हो गया 2। अब चूंकि x2 प्लस x1 लिखा है तो लिखने में थोड़ा सा क्रम नहीं सही है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। ऐसे ही y का हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपान 2, मतलब इसको भी सही कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। ये क्या है मध्य, मतलब अगर ये मध्य बिंदु है तो हम लोग कैसे निकालेंगे x का मान x1 प्लस x2 अपान 2 और y का मान कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 अपान 2। ये क्या हो गया मध्य। तो इसी से रिलेटेड ये सूत्र है, लेकिन दोनों सूत्रों को आप अलग अलग याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर अब ये फार्मूला आपको डेरिवेटिव थोड़ी ना करना है कि ड्राइव करो कि ये सिद्ध करो, तो ये m1 और m2 वाला, ये डिवाइडेड वाला और ये मध्य। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कौन से नंबर पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में समझिए क्या होगा। कोई त्रिभुज दिया गया, ये त्रिभुज मान लिया दिया गया, अब इसके निर्देशांक कुछ है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब ये त्रिभुज है जिसके तीनों तीनों के निर्देशांक से इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिए, सीधे सीधे क्या होगा 1/2 ऐसे ब्रैकेट लगाइए, 3 ब्रैकेट ऐसे लगाइए प्लस ऐसे ब्रैकेट, यहाँ पर तुम क्षेत्रफल है तो क्या होगा वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखिए, क्या लिखिए क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई होती है, वर्ग मात्रक होता है। क्या होगा देखिए यहाँ x1 लिखिए, यहाँ x2, यहाँ पर x3। अब यहाँ पर क्या है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं 1 2 3, बस यहाँ पर कैसे लिखेंगे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2 y2 माइनस 2 के बाद 3 y3 1 2 3। अब यहाँ इससे स्टार्ट है 2 से, मैं पहले 1 से स्टार्ट किया, अब इससे स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 के बाद 3 के बाद फिर 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा 1। ये फार्मूला होता है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, समझ में आया। अब देखिए बाई द वे अगर मान लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते उसका मान 0 आ जाए, इसका मान आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी भी त्रिभुज का या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल 0 है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसका मतलब वो त्रिभुज बना ही नहीं होगा, इसीलिए तो उसका क्षेत्रफल नहीं। अगर जरा सा भी त्रिभुज बना होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा ही, भले ही वो कम मात्रा में हो, हम कहते हैं दशमलव में हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका क्षेत्रफल होगा ही। और लेकिन इसका क्षेत्रफल 0 कह रहा है, तो जब 0 कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 3 बिंदु हैं वो एक सीधी रेखा में होंगे। कैसे होंगे, सीधी रेखा में, क्योंकि सीधी रेखा में अगर नहीं है तो वो त्रिभुज जरूर बनाएंगे। तीनों बिंदु अगर सीधी रेखा में नहीं है तो त्रिभुज, जैसे मान लिया जरा सा इस बिंदु को हम लोग इधर इसका दें तो तुरंत देखिए ये त्रिभुज बन गया कि नहीं, सीधी रेखा होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, कहीं पर कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये निम्नलिखित 3 बिंदु समरेख है। क्या है, समरेख। तो समरेख का मतलब क्या होगा कि उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और अगर उसका मान 0 के बराबर है तब तो कहेंगे कि ये तीनों बिंदु समरेख है। समरेख का मतलब क्या है, एक सीधी रेखा में, क्या है, एक सीधी रेखा में है। अन्यथा की स्थिति में अगर सीधी रेखा में नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ त्रिभुज बनेगा, जब कुछ ना कुछ त्रिभुज बनेगा तो कुछ ना कुछ उसका क्षेत्रफल जरूर होगा। 0 ही एक कंडीशन ऐसी है कि जब वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तभी जाकर के त्रिभुज का मान या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। समरेख के लिए कहे तो तुरंत अगर 0 आ जाए तो तुरंत आप कह सकते हैं कि हाँ ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है। ये तो बात हो गई त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। इसी में हमने बताया था उपखंड त्रिभुज का केंद्रक,
त्रिभुज का केंद्रक। अब केंद्रक का मतलब क्या है कि त्रिभुज के अंदर कहीं पर एक बिंदु होगा केंद्रक। अब हमको मालूम है बिंदु कोई भी हो उसके निर्देशांक किस टाइप में होंगे, x से y के रूप में तो होंगे। मान लिया इस केंद्रक के निर्देशांक x है। क्या है? x। तो x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। और y का मान क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो जैसे ही x का मान आ जाए, मान लिया x का मान आ गया, हल करने पर 3 आ गया, y का मान 4 आ गया, तो केंद्रक क्या होगा? 3, 4। तो इतने में ही हमारी पूरी की पूरी ज्यामिति जो है वो कवर हो जाती है। तो थोड़ा आप लोगों को आइडिया रहेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना। एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका क्या अनुप्रयोग है, किसमें उसको प्रयोग करेंगे? तो त्रिभुज की प्रकृति बताने में और चतुर्भुज की प्रकृति बताने में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है? विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र अंता विभाजन बताया, वाय विभाजन बताया, और उसी विभाजन में हमने बताया था कि अगर वो बिंदु बिल्कुल मध्य बिंदु पर होगा तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होगा। तो अंता विभाजन का याद रखिएगा, वाय विभाजन का आप लोग याद मत रखिएगा, क्योंकि वाय विभाजन में केवल चिन्ह का परिवर्तन दोनों याद करेंगे तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा अंता विभाजन का है, कौन सा वाय विभाजन। क्योंकि जहां पर दो समानार्थी जैसे लगे, जहां कंफ्यूजन लगे, उनमें से केवल एक चीज याद रखिए। जैसे हमने बताया x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। तो केवल इतना याद रखिए, x अक्ष भुज, x अक्ष भुज। y को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। फिर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई त्रिभुज दिया गया, उसके तीनों शीर्ष अगर दिए गए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला दिया गया। ये यूनिट आपको बराबर लिखते रहना है अंत तक। दूसरी बात क्या है, ये भी समझिएगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ जाता है तो उसको पॉजिटिव ही लिया जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल माइनस नहीं होता। जैसे कोई कहे कि हमारे पास -3 दिए गए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता। तीसरी बात क्या बताई थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो संरेख होगा। संरेख का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा का मतलब क्या है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए तो इसका मतलब क्या है? वो बिंदु त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों बिंदु त्रिभुज तभी नहीं बनाएंगे जब वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे। अगर सीधी रेखा में नहीं है तो त्रिभुज जरूर बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर आएगा। तो 0 जैसे ही आ जाए तो आप तुरंत कह लीजिएगा ये तीनों बिंदु संरेख। उसके बाद में हमने बात की केंद्रक की। केंद्रक क्या है? x बराबर x1 प्लस